अब बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी का, कि न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी कैसे हुआ। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया ना, उसके लगभग 20 साल बाद न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी हुआ। क्योंकि लोगों का ऐसा लग रहा था कि एटम में दो एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कवरी हो गया, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। इसका चार्ज मान लो +1 यूनिट है, इसका -1 यूनिट है, ठीक है। मतलब दोनों का चार्ज तो सेम ही रहता है, 1.602 × 10⁻19 कूलम, ये प्लस में और ये सेम हो जाएगा माइनस में। तो यूनिट इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि दोनों का चार्ज क्या है, सबसे कम है नेचर में, तो एक यूनिट मान लो उसको। तो +1 यूनिट इसका और -1 यूनिट इसका। और उन लोगों को पता था कि जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी मटेरियल्स होते हैं, सब न्यूट्रल्स होते हैं। तो न्यूट्रल होते हैं मतलब ये दोनों का चार्ज क्या है, सेम है, तो दोनों मिला के कैंसिल कर दे रहा, और एटम जो भी एटम है या फिर जो भी एलिमेंट है वो न्यूट्रल है। तो कोई भी थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल के डिस्कवरी के बारे में नहीं सोच रहे थे। लेकिन जब कुछ साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया ना, तो इसका जो मास है, एटॉमिक मास, इससे पहले मैंने बताया था मास नंबर, अब है एटॉमिक मास, मतलब इस एटम का मास। देखो एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट केमिस्ट्री में दोनों सेम तरह से यूज होता है, लगभग दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। तो एटॉमिक मास इसका क्या था, डिफरेंट पाया जा रहा था। जैसे कि हाइड्रोजन का है H11 का, इस हाइड्रोजन का मान लो एटॉमिक मास 1 यूनिट है। तो ये सही बैठ जा रहा है क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोटॉन्स है, सिर्फ इसमें क्या है, प्रोटॉन्स है। तो इसमें अगर वन इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन के बारे में सोचे तो ये सही बैठ रहा है, क्योंकि इसका मास भी सेम आ जा रहा है। लेकिन जब हाइयर एटम्स की बात कर रहे थे, हाइयर एटम्स का मास जब वो कैलकुलेट कर रहे थे, तो उसका मास ज़्यादा आ रहा था उसके मुकाबले में, कि अगर उसमें सिर्फ मान ले कि उसमें सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास वो जब चेक कर रहे थे, जैसे कि हीलियम में देख लो, हीलियम में तो इसमें एक न्यूट्रॉन्स भी होता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के अलावा क्या है, एक न्यूट्रॉन्स भी होता है। और उनको उस समय सिर्फ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी के बारे में पता था, मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होता है उनको सिर्फ वही पता था, न्यूट्रॉन्स के बारे में नहीं पता था। तो जब उसका मास कैलकुलेट किए ना उन्होंने, तो ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का मास प्लस करने के बाद भी इससे ज़्यादा आ रहा था कैलकुलेटेड मास। मतलब ये मान लो कैलकुलेट किए हैं 10 ग्राम्स, मान लो एक एजम्पन्स, तो इस दोनों को ऐड करके सिर्फ 5 ग्राम्स ही आ रहा था। तो मतलब कैलकुलेटेड मास ज़्यादा आ रहा था। जो थ्योरेटिकल मास उस समय था, सिर्फ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स मान ले तो उसका मास सिर्फ 5 ग्राम ऐसा कैलकुलेट हो रहा था। लेकिन जब वो कैलकुलेट किए तो 10 ग्राम्स था उसका। तो उन लोगों को लगा कि कोई थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल भी होगा। तो 1920 में रदरफोर्ड ने क्या किया, उन्होंने ये एज्यूम किया कि एक थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल भी होगा जिसका मास प्रोटॉन के बराबर होगा और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। उसका उन्होंने नाम क्या दिया, न्यूट्रॉन्स दिया। उसका नाम न्यूट्रॉन्स दिया रदरफोर्ड ने। कब दिया, 1920 में। और इसके मास के बारे में क्या बोला कि इसका मास प्रोटॉन्स के बराबर होगा। ठीक है, प्रोटॉन्स का मास क्या होता है, 1.672 × 10⁻24 ग्राम्स। ठीक है, और इसका चार्ज का उन्होंने क्या बोला कि वो न्यूट्रल चार्ज का होगा। कैसा चार्ज का होगा, न्यूट्रल चार्ज का होगा। तो रदरफोर्ड ने ऐसा कोई भविष्यवाणी नहीं किया। उन्होंने देखा क्या कि जो कैलकुलेटेड मास है, कैलकुलेटेड मास, उसमें एक मास का प्रॉब्लम आ रहा था। वो मास लगभग इतना कम था, मतलब प्रोटॉन्स के बराबर ही कम था। तो उन्होंने ऐसा एज्यूम किया कि उसका मास क्या होगा, प्रोटॉन्स के बराबर होगा। और उन्होंने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों बोला, यहाँ प्लस लिख दिया मैंने, वैसे न्यूट्रल होना चाहिए। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों बोला, क्योंकि उन्होंने देखा कि दो एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवरी हो गया था और दोनों का चार्ज डिफरेंट था और दोनों मिला के एक न्यूट्रल एटम बन जा रहा है। तो अगर थर्ड एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल, अगर वो चार्ज होगा तो एटम ओवरऑल क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब दुनिया में जितना भी मटेरियल्स है सब चार्ज मटेरियल्स हो जाएगा, जो कि होता नहीं है। जितने भी मटेरियल्स है वो सभी क्या है, न्यूट्रल है। तो उन्होंने ये एज्यूम किया कि वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो चैडविक ने क्या किया, चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट थे, तो चैडविक ने 1932 में
1932 में क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। जैसे कि मान लो ये अल्फा पार्टिकल का इमीटर है, ठीक है, मतलब ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकलता है। ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानना है, थोरियम होता है वैसे, ज़्यादा इसके बारे में मत जानो, बस इसमें से सोचो कि अल्फा पार्टिकल्स निकल रहा है और यहाँ पे डाल दिया एक बेरिलियम का एटम। बेरिलियम क्या होता है, एक पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है बेरिलियम जिसको बोलते हैं। उस पर जब अल्फा पार्टिकल्स टकराया तो एक रेडिएशन निकला जो कि हाईली एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है इस रेडिएशन में, और ये भी इनविजिबल है, मतलब ये दिखता नहीं है। ये रेडिएशन निकला जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अफेक्ट नहीं कर रहा था, मतलब वो मूव नहीं कर रहा था। इससे पता चलता है कि ये जो है वो चार्ज नहीं है। अगर वो चार्ज होता, मान लो वो निगेटिवली चार्ज होता तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की ओर चला जाता, पर पॉजिटिवली चार्ज होता निगेटिवली चार्ज प्लेट की ओर चला जाता। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी, मतलब यहाँ पे मैग्नेट रख के भी देखा तो ये मूव नहीं कर रहा था, जिससे पता चलता है कि ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में अपना बिहेवियर शो नहीं करता, मतलब अनचार्ज पार्टिकल्स है। तो ये बेरिलियम का एटम है, और यही जब पता किया गया तो ये न्यूट्रॉन था, ठीक है। तो इसका अगर इक्वेशन लिखे तो उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल से, अल्फा पार्टिकल आपको पता है He2 4, इसी को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। हीलियम का अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें वही क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल्स होगा, H नहीं He। बेरिलियम का क्या होगा, B49 Be। तो ये कार्बन का एटम बनाएगा, किसका एटम बनाएगा, कार्बन का क्या हो जाएगा, 6 9 4 13 12 6 12 प्लस N01, ठीक है। तो जब हीलियम अल्फा पार्टिकल बेरिलियम पे जाके टकराया तो जिस एटम से टकराया होगा वो एटम कार्बन के एटम में कन्वर्ट हो गया, वो कार्बन का एटम बन गया और वहाँ से न्यूट्रॉन निकला। तो ये सारे क्या है, न्यूट्रॉन्स के एटम्स हैं, न्यूट्रॉन्स पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन के पार्टिकल्स हैं। जितना अल्फा पार्टिकल इस पे जाके टकराएगा तो उतना न्यूट्रॉन्स के पार्टिकल्स निकलेंगे। तो ये हीलियम, बेरिलियम, कार्बन और न्यूट्रॉन्स हो गया। तो देखो यहाँ रिप्रेजेंटेशन, इसीलिए आइसोटोप्स आपको पहले पढ़ाया है, जबकि उसमें न्यूट्रॉन्स का यूज हुआ है। स्टिल मैंने पहले बता दिया कि आगे चल के इसका बहुत सारा यूज है, इसलिए मैंने आइसोटोप्स वाला जो है आपको पहले बता दिया। तो इस तरह का एक इक्वेशन बनता है और इस तरह से न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। और न्यूट्रॉन की मास की बात करें, जब इसका मास कैलकुलेट किया गया तो न्यूट्रॉन का मास था 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, 1 पॉइंट। तो मतलब इसके मास के बराबर है, प्रोटॉन के मास के बराबर में, जैसे कि रदरफोर्ड ने प्रेडिक्ट किया वैसा ही है। और इसका जब चार्ज देखा गया तो चार्ज क्या था, न्यूट्रल ही था चार्ज। तो रदरफोर्ड ने जैसा प्रेडिक्ट किया था वैसा ही क्या है, न्यूट्रॉन है। अगर हम न्यूट्रॉन को डिफाइन करना चाहें तो इसको मिटा देता हूं पहले। तो अगर न्यूट्रॉन को डिफाइन करेंगे तो उसका डिफिनेशन होगा, तो एक न्यूट्रॉन किसको बोलेंगे, न्यूट्रॉन का ये डिफिनेशन हो गया, ए न्यूट्रॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैज ए मास ऑफ 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली 1 AMU और नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन और हाइड्रोजन एटम एंड कैरिंग नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। मतलब न्यूट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, मतलब एटम के अंदर पाया जाता है, वैसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, इतना है 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या इसको अप्रोक्सीमेटली 1 AMU बोलते हैं। 1 AMU का मास कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मास अप्रोक्स कितना हो जाएगा, 1 AMU के बराबर हो जाएगा, मतलब 1.66, यहाँ पे 6 हो जाएगा तो 1 AMU हो जाएगा। तो मतलब लगभग 1 AMU है, नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब इसका मास ऑफ प्रोटॉन्स के भी बराबर है, जो कि अभी मैंने बताया है। और हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम के बराबर ही इसका मास है। तो हाइड्रोजन एटम का मास कितना है, 1.675 है ना, 678 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये हाइड्रोजन एटम का मास है।
तो इसका मास किसके बराबर है, हाइड्रोजन एटम के बराबर भी है, एंड कैरिंग नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, और इसमें चार्ज क्या है, नहीं है, इसमें थोड़ा भी चार्ज न्यूट्रॉन में नहीं होता है। और अब आपको बताना है कि न्यूट्रॉन का E/m वैल्यू क्या होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का E/m वैल्यू मैंने बताया या प्रोटॉन का बताया मैंने, तो न्यूट्रॉन का E/m वैल्यू क्या होता है वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, और मैं अप्रिशिएट करूंगा कि अगर आप कमेंट करेंगे। और वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।